बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। रामदास सोरेन के निधन से ये सीट खाली है और खाली सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष ने अब तक अपने पत्ते खोले हैं। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। घाटशिला उपचुनाव का शंखनाद, बिहार चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव, चुनाव से बदलेगी घाटशिला की तस्वीर। निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं स्क्रूटनी 22 अक्टूबर तक होगी, जबकि उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी तक न तो सत्ताधारी जेएमएम और न ही विपक्षी दल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एक नजर डालते हैं जेएमएम और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पर। जेएमएम से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम चर्चा में है, तो बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ लखन माडी और रमेश हांसदा का नाम चर्चा में है। अब आपको बताते हैं कि घाटशिला उपचुनाव की आखिर नौबत क्यों आई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट खाली हुई है। 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उम्मीदवारी में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम से आगे चल रहे हैं। आखिर घाटशिला उपचुनाव को खास क्यों माना जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। बीजेपी इस उपचुनाव को जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमबैक के तौर पर देख रही है, तो वहीं जेएमएम के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा और रामदास सोरेन के निधन के बाद सहानुभूति से जुड़ा है। ये उपचुनाव राजनीतिक संघर्ष के साथ ही घाटशिला की बदलती तस्वीर का भी प्रतीक बन सकता है, क्योंकि नक्सल मुक्त होने के बाद घाटशिला पहली बार नक्सलियों की काली छाया से मुक्त होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरेगा। अब नजरें टिकी है जेएमएम और बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर, जिसके बाद सियासी तपिश जहां और बढ़ेगी, वहीं राजनीतिक अखाड़े में हर तरह का दांवपेच आजमाने के साथ ही उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी गठबंधन ताल ठोकते नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बयान सुनवाते हैं। निधन के बाद 11 नवंबर को होने वाली है। ये सीट 2024 के विधानसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस के पास थी और हम पूरी तरह से इस उपचुनाव के लिए तैयार हैं। हम ये सीट आने वाले समय में फिर से जीतेंगे और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टियां इस चुनाव की तैयारी में हैं और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव की घोषणा हो गई और हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में अनेक बार बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की घाटशिला में बैठक हो चुकी है और पिछली बार भी हमारे जो पहले बार के प्रत्याशी थे, युवा प्रत्याशी थे बाबूलाल सोरेन जी, उन्होंने 75,000 से ज्यादा अपने पहले चुनाव में मत पाया था कि घाटशिला में जीत से इस सरकार के अंत की शुरुआत होगी। तो झारखंड की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मेरे अलावा कई हैरान करने वाले नाम, जन सुराज की लिस्ट का आप इंतजार कीजिए। ऐसे ऐसे नाम होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। प्रशांत किशोर भी रहेंगे और कई चेहरे भी रहेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए पीके के बयान के मायने अब समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे अलावा कई हैरान करने वाले नाम होंगे, जन सुराज की लिस्ट का इंतजार कीजिए।
9 अक्टूबर को ये लिस्ट आने वाली है और ऐसे ऐसे नाम होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। 9 तारीख को देखिएगा कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई ऐसे लोग लड़ेंगे जो आप देख के सुन के कहिएगा अरे ये भी लड़ रहे हैं। 9 तारीख को देखिएगा कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई ऐसे लोग लड़ेंगे जो आप देख के सुन के कहिएगा अरे ये भी लड़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं घाटशिला उपचुनाव की। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में सभी बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव किया जाएगा। लेवल पर घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर वो पूरा तैयारी पूरा है। वो बाई इलेक्शन कराने के लिए समय पर एक शांतिपूर्ण पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरा इलेक्शन मिशन तैयार। और चलिए अब आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। 2005 से अब तक झारखंड की घाटशिला सीट पर क्या समीकरण रहा है ये जान लीजिए। कैसे यहां पर तस्वीर बदली, देखिए कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू की जीत हुई थी 2005 की, ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। और दूसरे नंबर पर निर्दलीय रामदास सोरेन रहे थे। तीसरे नंबर की बात की जाए तो बीजेपी की रामदास हांसदा यहां पर रहे थे और ये 2005 की हांसदा रहे थे बीजेपी की तरफ से। ये तस्वीर 2005 की आपको बता रहे हैं। अब 2009 विधानसभा चुनाव का क्या समीकरण था ये देख लीजिए। जेएमएम से रामदास सोरेन की जीत हुई थी। कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू 1192 वोट के अंतर से हारे थे। तीसरे स्थान की बात की जाए तो बीजेपी के सूर्य सिंह बेसरा यहां पर रहे थे और ये जो जीत का अंतर था बहुत ज्यादा नहीं था। 2014 में चुनाव बदला, समीकरण बदल गए। बीजेपी के लक्ष्मण टुडू की भारी जीत हुई थी। जेएमएम की बात की जाए तो देखिए जेएमएम के रामदास सोरेन 6403 वोटों के अंतर से हारे थे। कांग्रेस की भी बात करते हैं। कांग्रेस के सेंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में क्या रहा समीकरण ये भी आप समझ लीजिए। जेएमएम के रामदास सोरेन का कमबैक, बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र मांडी को हराया और एजेएसयू यानी कि आसू से लड़े थे प्रदीप बलमुचू जो कि तीसरे स्थान पर रहे। 2024 में कैसा रहा मुकाबला अब ये भी समझ लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला रहा। रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन का आमना सामना हुआ था इस सीट पर। रामदास सोरेन ने महागठबंधन से जीत हासिल की। बाबूलाल सोरेन 22,000 वोटों के अंतर से हार गए थे और लगातार इस सीट को लेकर तैयारियां भी हो रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी चल रही है। देखिए, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के नारे के साथ स्थित बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को शुरू कर दिया गया है। कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और चंपाई सोरेन समेत पार्टी के तमाम विधायक, नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान सभी नेताओं ने स्वदेशी अपनाने, स्वदेशी सामान खरीदने और दूसरों को प्रेरित करने का शपथ लिया है, संकल्प लिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये अभियान कोई पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको याद हो, अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता के पूर्व भी जब देश गुलाम था उस समय भी देश में स्वदेशी के प्रति काफी आग्रह रहा है। तो रांची में आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से एक दीवार लेखन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजधानी के बिरसा चौक स्थित सड़क के किनारे दीवारों पर आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा बुलंद हुआ। दीवार लेखन के कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद ढुल्लू, आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष भी पहुंचे थे, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। को अपनाना सिर्फ एक छोटी सी सामान ही नहीं है कि स्थानीय रोजगार को भी, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। और चलिए अब आपके सामने रांची से बड़ी खबर रखे। डोरंडा इलाके में हुई फायरिंग मामले में पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद। दरअसल डोरंडा में वर्चस्व की लड़ाई में अमन साहू गैंग कोयलांचल शांति सेना के बीच फायरिंग हुई थी।
कुसाई कॉलोनी के सत्यभामा अपार्टमेंट में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग की जिम्मेदारी कोयलांचल शांति सेना ने ली। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो जारी किया था। बता दें कि अमन साहू गैंग के आकाश राय उर्फ मोनू के घर पर फायरिंग हुई थी। अमन साहू गैंग के राहुल सिंह की ओर से चतरास में फायरिंग के जवाब में केएसएस ने कार्रवाई की और कोयलांचल शांति सेना की लाइव फायरिंग से दहशत मची। केएसएस ने दावा किया कि अपराधी नक्सली संगठन लेवी और रंगदारी के लिए घटना को अंजाम देगा तो उसका बदला भी लिया जाएगा, उसके बदले कार्रवाई भी होगी और कोयलांचल शांति सेना ये कार्रवाई करेगी। देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से दे, जहां पर उली डी थाना क्षेत्र के संचय पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की खबर वहां पर मिली। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गुड्डू पांडे के घर के बाहर पहले फायरिंग की कोशिश की। देखिए बताया जा रहा है कि घंटी बजाई गई और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपके सामने हमने रखी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। से और वहाँ पर उनके घर के सामने रुके और उसमें एक पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उनके द्वारा पिस्टल निकाला गया और उसका जो कैमरा है उसको टारगेट करके उसको फायर किया गया है। उसके द्वारा लोगों की दोनों की पहचान हो गई है हम लोग। और राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में अनोखा मामला देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रजिस्ट्री और म्यूटेशन होने के बावजूद अतिक्रमण हटाने पहुंचा जिला प्रशासन। धुरवा डैम के किनारे अतिक्रमण पर हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। देखिए तस्वीरें आपके सामने। कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी दिखे। दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठी है। नगरी अंचल अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण भूमि की कैसे हुई जमाबंदी ये जांच का विषय है। संबंधित भूमि की म्यूटेशन रद्द करने का आवेदन दिया जाएगा। 1 महीना क्या बनाइएगा आप लोग इस जगह, हम ही जानना चाहते हैं। पानी आएगा, पानी से घर गिरेगा, हमको नहीं डर है उस चीज का। अभी तो बिना नोटिस का ही हम लोग को यहाँ पे फोर्स दे दिया है कि घर खाली करने के लिए अतिक्रमण के लिए गाड़ी लगा दिया गया है। तो हम लोग सर अभी बिना हम लोग को सूचना का हम लोग अपना बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। बरसात का दिन भी है। तो अतिक्रमण किया गया है उस सबको हटाने की कार्रवाई की जा रही है ना। आज हटशेर में हम लोग इसको शुरुआत किए हुए हैं है ना और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। ऐसा किया हुआ है तो उसको हम लोग सुनवाई करके उनको रद्द करने के लिए भेजेंगे। उसके बाद डैम में अर्जित क्षेत्र में अगर हुआ है तो उसको हम लोग रद्द कैंसिल करवा के फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।